हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और पास्ट मेरे कुछ वीडियोस में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप प्लीज़ अपनी सी सेक्शन जर्नी को शेयर करें। इतने सारे कमेंट आ गए थे कि मुझे लगा कि ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत लोगों के लिए, तो चलो इस पे एक वीडियो शूट कर लेते हैं। सो ये है छोटा सा वीडियो मेरे सी सेक्शन जर्नी का। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको इसमें से कुछ भी हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो जैसा कि बहुत लोग जानते हैं, 14 फरवरी को मुझे बेबी गर्ल हुई है थ्रू सी सेक्शन, और मेरा सी सेक्शन बहुत अच्छा रहा। और डर तो सबको लगता है, मैं पूरे 2 दिन सोई नहीं थी डर डर के कि मेरे कितने सारे लेयर्स कट होंगे, बट ये सब बहुत बड़ा मिथ होता है कि आपको सब कुछ फील होता है। तो चलो इस वीडियो में मैं बहुत सारे मिथ बस्ट करूंगी और आपको कुछ इंसाइट्स भी दूंगी, सो दैट अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को ज्यादा डर ना लगे। और डरने की बात कुछ नहीं होती सच में। और अगर मैं ये बोल रही हूँ कि डरने की बात नहीं है तो प्लीज मत डरो, क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही मुझे सी सेक्शन हुआ है, और अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ ना तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजों के लिए रेडी करना चाहती हूँ, सो दैट जब आप हॉस्पिटल विजिट करो तो आपको शॉक ना लगे। तो पहले जब आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपको तुरंत से एक ड्रिप चढ़ेगा। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल जाओगे आपका ड्रिप सेशन शुरू हो जाएगा, और ये जो ड्रिप है ना ये 2 दिन तक लगातार रहता है। और मेरा ये एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा रहा, मुझे मेरा पूरा ऑपरेशन का पेन एक तरफ, और ये जो ड्रिप लगता था ना यहाँ पे लगता था हाथ पे, इसका पेन ऑपरेशन से बिल्कुल अलग था, क्योंकि ये पेन मुझे ज्यादा फील हुआ कंपेयर टू ऑपरेशन। और एक चीज के लिए और मैं प्रिपेयर करना चाहूंगी कि आपको एंडलेस पेन किलर्स लगेंगे, और एक पेन किलर तो इतना पेनफुल होता है कि उसका 5 मिनट तक पेन आपको फील होगा। वेराइटीज ऑफ इंजेक्शन और ड्रिप्स लगते हैं, और वो बैक टू बैक आपको लगते रहेंगे, सो दैट आपका बॉडी प्रिपेयर हो जाए ऑपरेशन के लिए। कुछ मिथ्स जो मैं बर्स्ट करना चाहूंगी वो ये है कि बहुत लोग बोलते हैं ऑपरेशन के टाइम आपका बॉडी शिवर करने लगता है, बहुत पेन फील होता है, जब वो 7 लेयर्स कटते हैं तो आपको फील होता है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियन होते हैं, बट मेरा अभी 15 डेज पहले ही ऑपरेशन हुआ है, तो मुझसे अच्छा एडवाइस तो अभी आपको कोई भी नहीं दे सकता। सो अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट बहुत कम टाइम के लिए होता है, और वो आप मैनेज भी कर सकते हो। और अगर बाई चांस आपसे ये सब चीजें मैनेज नहीं हो रही है तो वहाँ पे पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है, नर्सेस की टीम होती है, जो कि आपके सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए होती है। तो आप अगर उनसे वो चीज शेयर करो, या वो अगर वो आपको पेन में देख रहे हैं तो वो लोग तुरंत से उसका रेजोल्यूशन देते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं होती। सो अब एग्जैक्टली मैं टाइमलाइन के साथ अपना जर्नी शेयर करती हूँ। तो सुबह 7 बजे मैं एडमिट हो गई थी, पर एक दिन पहले रात के 10 बजे से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि 12 घंटे तक ना मुझे कुछ खाना है ना पीना है, तो मैंने उनके एडवाइस को अच्छे से फॉलो किया। एक दिन पहले ही मैंने रात के 9:30 बजे खाना खा लिया था, लास्ट पानी मैंने रात के 10 बजे पिया था। और हाँ, एक दिन पहले मैंने बहुत ज्यादा खाना खाया था, मैंने ओवर ईट कर लिया था। एक तो मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, और मुझे ऐसा फील भी हो रहा था कि ये लोग मुझे खाना देंगे या नहीं देंगे, मैं खाना खाने लायक रहूंगी या नहीं रहूंगी, तो अभी मौका है, खा लो। तो अगले दिन अराउंड 7 बजे मुझे एडमिट होना था, तो मैं सुबह 5 बजे जग गई थी, नहाया धुलाया, फ्रेशन अप हुई, मैंने अच्छे से पूजा भी की, अच्छे से रेडी हुई, और फिर मैं हॉस्पिटल आ गई। 7 बजे मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो आधे घंटे के अंदर मुझे बेड अलॉट हो गया था। 7 बजे ही मुझे ड्रिप लग गया था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एंडलेस प्रोसेस है, जब तक आप हॉस्पिटल में रहोगे आपको ड्रिप लगते रहेगा। और आधे घंटे के बाद मेरा ब्लड प्रेशर और पल्स रेट मॉनिटर होने लगा था, साथ ही साथ बेबी का भी हार्ट रेट मॉनिटर होने लगा था, और ये प्रोसेस पूरा 1 घंटा चला। ये सब करते करते अराउंड 9:30 बज गए, और 9:30 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। अब आता है सबसे स्कैरी पार्ट, जिसमें सब लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है, मुझे भी बहुत ज्यादा लग रहा था। 9:30 बजे मैं ऑपरेशन थिएटर पहुंच गई थी, वहां पे फिर से आधे घंटे मुझे मॉनिटर किया गया, और आधे घंटे के बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। और इतनी देर से मैं इतना स्ट्रांग बन के घूम रही थी ना, बट जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का रूम खुला ना, मेरी तो हालत खराब हो गई। मुझे लगा अब मेरे साथ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पर जैसे ही मैं एंटर हुई ना, वहां पे जो भी नर्सेस की टीम थी, डॉक्टर की टीम थी, वो लोग इतने ज्यादा फ्रेंडली थे, इतने ज्यादा काम थे कि आपको उस रूम की पूरी एनर्जी, पूरी वाइब फील हो रही थी। बेस्ट पार्ट था कि भगवान के भजन बज रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला कि आप पूरे टाइम कृष्ण भगवान के भजन पे कॉन्सेंट्रेट करो, आपको डर नहीं लगेगा। तो मैंने भी वही किया। उसके बाद आता है वो मेन पार्ट, जहाँ पे आपको मोटी वाली सुई बोल करके जो डराते हैं ना, इतनी सारी रील्स मैंने देख लिया था, इतने सारे लोगों का ओपिनियन सुन लिया था कि वो सुई बहुत स्कैरी होता है, ये होता है, वो होता है। मेरे माइंड में भी था कि यार वो सुई बस जल्दी से लग जाए, काम खत्म हो मेरा। जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट थे उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप अपने बॉडी को बेंड कर लोगे ना, मीन्स वो इंजेक्शन ऐसे भी बैक में लगने वाला है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप ऐसे करके बैठो,
सी, अपने आप को सी बना करके बैठो तो आपको ज्यादा पेन नहीं होगा। तो मैंने भी उनके सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, तो वो जब सुई मेरे अंदर गया तभी मुझे फील हुआ, वो कब बाहर निकला वो मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि नॉर्मल इंजेक्शन के कंपेयर में ये इंजेक्शन बहुत देर तक लगता है, थैंक्स टू दैट डॉक्टर जिन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया और मैंने उनके गाइड को अच्छे से फॉलो किया। ये प्रोसेस भी मेरा काफी स्मूथ रहा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग सी सेक्शन ऑप्ट कर रहे हो तो आप लोग प्लीज ये ट्रिक फॉलो करना, सच में पेन नहीं होता है। तो इंजेक्शन लगने के बाद तुरंत से सारा प्रोसेस कट टू कट स्टार्ट हो जाता है, वो लोग बिल्कुल भी वेट नहीं करते और आपका बॉडी भी ना उस इंजेक्शन पे तुरंत से रिएक्ट करने लगता है। आप उस इंजेक्शन के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपको आपका लोअर बॉडी है ही नहीं, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, आपका पैर हिल रहा नहीं हिल रहा, बिल्कुल फील नहीं होता, बस आपको आपका अपर बॉडी फील होता है। इस इंजेक्शन के बाद मुझे तुरंत से लिटा दिया गया और मेरे आगे एक ग्रीन ड्रेप लगा दिया गया था। और इंजेक्शन की वजह से ना मेरा हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था ऑपरेशन थिएटर में, जो कि वो लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि मैं डर गई हूँ इसलिए मेरा हार्ट रेट ज्यादा हो रहा है, बट ऐसा नहीं था। डॉक्टर ने कुछ मेडिकेशन मेरे ड्रिप में ही दिया था जिसकी वजह से मेरा हार्ट रेट भी नॉर्मल हो गया और लोगों ने तुरंत से ऑपरेशन रिज्यूम कर दिया। जैसे ही मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे अपने बेबी का रोने का आवाज आने लगा, जो कि उस पोजीशन में भी मैं काफी शॉक थी कि अभी अभी तो शुरू हुआ था और तुरंत से बेबी आ भी गया। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना जल्दी हो जाएगा, तुरंत से बेबी आ जाएगा। बेबी तो 5 मिनट के विदिन हो गया और बेबी का आवाज भी आने लगा था। मुझे ऑपरेशन 15 मिनट और चला जहाँ पे मुझे स्टिच किया जा रहा था, जो कि बिल्कुल फील नहीं होता। थोड़ा सा पुलिंग फील होता है, थोड़ा सा टच फील होता है, बट ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ अच्छे से फील हो रहा है। बहुत मिनिमम अमाउंट में फील होता है, ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, बस इतना, उससे ज्यादा बिल्कुल फील नहीं होता। और 20 मिनट के अंदर अंदर आई वाज स्टिच्ड। और क्योंकि मैं टाइम देख करके ऑपरेशन थिएटर गई थी तो विद इन 40 मिनट्स में वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर भी आ गई थी और मुझे 1 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। और हाँ, बीच बीच में ऑपरेशन के वक्त सारे टीम मुझसे बात कर रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या हो, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो। मतलब आप नॉर्मल बात भी कर सकते हो। आप मेरी मानो ना तो आपको सच में बहुत ज्यादा रिलैक्स रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस इतना ओवरवेलमिंग होता है ना कि अगर आप एक एक मोमेंट एंजॉय करोगे ना तो मेरी तरह आप भी इसे बैठ करके शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली, 1 घंटे के लिए मुझे ऑब्जर्वेशन पे रखा गया था, जहाँ पे बस मेरे हस्बैंड को बुलाया गया था मुझसे मिलने के लिए। और उसे देख करके पता नहीं क्यों मुझे रोना ही आ गया। आपको लग रहा था कि मेरे इतने डिफिकल्ट प्रोसेस में मुझे तुमने अकेला छोड़ दिया, बस मुझे यही फील आ रहा था और इसीलिए मुझे रोना आ रहा था। पर उनके प्रोटोकॉल्स थे कि कोई अंदर नहीं रह सकता, तो माय हस्बैंड वाज वेटिंग आउटसाइड। और जैसे ही मैं बाहर, हस्बैंड को तुरंत से मुझसे मिलाया गया और उससे देख करके मुझे रोना आ ही गया। और ऑपरेशन के बाद मैं पूरे होशो हवास में थी, मैं बात कर पा रही थी। 2 डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ज्यादा बात नहीं करना है क्योंकि वो मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी मैंने 10-15 मिनट अपने हस्बैंड से गप्पे मार ली थी। और तब तक बेबी को एनआईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। तो मैं और मेरे हस्बैंड 10-15 मिनट अच्छे से बात कर रहे थे, बेबी कैसी दिख रही है, बेबी किस पे गई है, ये सब हम लोगों ने बातचीत उसी समय कर ली। और जैसे ही नर्स ने देखा कि मैं कुछ ज्यादा ही बात कर रही हूँ, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बाहर भगा दिया कि अब आप जाओ, 45 मिनट्स के बाद मैं इनको रूम में लेकर के आऊंगी। क्योंकि मैं पूरे होश में थी और मेरे सामने घड़ी था, तो मैं देख रही थी कि ये 45 मिनट्स कब पूरे होंगे, मैं कब अपने परिवार वालों को देखूंगी, मैं कब अपने बेबी से मिलूंगी, मैं कब अपने हस्बैंड से मिलूंगी। तो जैसे ही 45 मिनट्स हुआ, उन लोगों ने मुझे अलॉटेड रूम में शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे मेरी पूरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही थी। जैसा कि आपने मेरे पहले के व्लॉग में देखा होगा कि मैंने अपना पूरा सी सेक्शन जर्नी काफी रॉ वीडियो शेयर किया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी फैमिली वालों ने मुझे देख करके क्या रिएक्शन दिया था। बेबी को एनआईसीयू में 2 घंटे के लिए रखा गया था, मुझे विद इन 1 आवर नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया था, बट मेरे बेबी को 1 घंटे के बाद लेकर के आए थे मेरे बाद। सी सेक्शन में मुझे बस 3 दिन के लिए हॉस्पिटल रखा गया था। 14 फेब को मैं एडमिट हुई थी, 15 को फुल डे में रही थी और 16 फेब को शाम में मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। सो बस 3 दिन के लिए मैं हॉस्पिटल थी। ऐसा नहीं है कि मुझे हफ्तों तक सी सेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में रहना पड़ा या फिर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो गए जिस वजह से मुझे और रहना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। आपको बस पॉजिटिव रहना है, काम रहना है और अपने बॉडी पे पूरा ट्रस्ट करना है कि जो भी हो रहा है आपका बॉडी अच्छे से रिएक्ट करे। अपने डॉक्टर्स और अपने नर्सेस के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो ये जर्नी काफी स्मूथ जाएगा। ये ऑपरेशन, जो कि बहुत लोग बोलते हैं बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, बहुत पेनफुल होता है, ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। 3 दिन का प्रोसेस है ये, आपका बॉडी बैक टू नॉर्मल हो जाएगा।
चलो ऑपरेशन से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें हो गई, बट उसके बाद क्या होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास, तो मैं उन कमेंट्स के साथ ही आपको रिप्लाई करती हूँ, सो दैट मुझे बताने में भी आपको आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे वो थे कि स्टिचेस कितने दिन में कटेंगे। मुझे जो स्टिचेस लगे थे वो कटेंगे नहीं, वो ऑटोमेटिकली घुल जाएंगे। मुझे बस 1 हफ्ते के बाद अपने डॉक्टर के पास जाना था, वो मेरे स्टिच का स्टेटस चेक करेंगी। तो 1 हफ्ते के बाद मेरा रूटीन चेकअप था मेरी डॉक्टर के साथ, उन्होंने मेरा स्टिचेस चेक किया और मेरा स्टिच ऑलरेडी सूख चुका था क्योंकि मैं मेडिकेशन पे थी। और 1 हफ्ते के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरा स्टिच चेक किया। उनको मेरा स्टिच का स्टेटस काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने वो दवा भी बंद करा दिया और उन्होंने बस मुझे एक ऑइंटमेंट दिया लगाने के लिए, सो दैट मेरा आगे का रिकवरी और जल्दी हो जाए बस। दूसरा सवाल है स्टिच पेन कब शुरू हुआ? तो देखो स्टिच पेन एज़ सच कुछ नहीं होता, आपको एक खिंचाव महसूस होता है जो कि काफ़ी मिनिमल होता है। जैसे ही ऑपरेशन हो जाएगा आप कांस्टेंट मेडिकेशन पे रहोगे, तो मैं भी मेडिकेशन पे ही थी, पेन किलर्स पे थी, तो मुझे उतना पेन फ़ील नहीं हुआ। थोड़ा स्ट्रेच फ़ील होता था उठने-बैठने के टाइम, बस उससे ज़्यादा पेन मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ। और ये जो स्टिच से रिलेटेड पेन किलर्स होते हैं, ये आपको बस हफ्ते भर ही खाना होता है, उससे ज़्यादा नहीं खाना होता है क्योंकि 1 हफ्ते में आपका स्टिच भर जाता है। तीसरा सवाल है कितने वीक में बेबी हुआ? तो मेरी बेबी हुई 37 वीक 3 डेज़ में और ये हमारा प्लान्ड सी सेक्शन था। तो लास्ट में हमारा एक अल्ट्रासाउंड होना था 37 वीक पे। वो स्कैन होता है ग्रोथ स्कैन। तो हमारी डॉक्टर ने कहा था कि 36 वीक के अराउंड कराना, बट मैं गई थी 37 वीक पे कराने के लिए क्योंकि मेरा प्लान था सी सेक्शन का। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं अल्ट्रासाउंड करा लेती हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली अपने डॉक्टर से बात कर लूँगी कि मुझे अब सी सेक्शन कराना है, तो आप मुझे डेट दे दो। तो मैंने अपना लास्ट अल्ट्रासाउंड 37 वीक्स पे कराया और 37 वीक 3 डेज़ में मेरी बेबी हुई। ये कमेंट भी बहुत आता है मुझे कि आपने खुद सी सेक्शन क्यों चूज़ किया? तो देखो क्या है ना कि मेरी फैमिली में सबका सी सेक्शन ही हुआ है और मैंने उन लोगों को रिकवर होते हुए देखा है। मेरी मम्मी को सी सेक्शन हुआ है, मेरी बहन को भी सी सेक्शन हुआ है। उन लोगों को मैंने देखा था कि वो लोग काफ़ी जल्दी रिकवर हो गए थे। इसीलिए मैंने सी सेक्शन चूज़ किया क्योंकि मुझे कहीं न कहीं वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। नॉर्मल के मैं अगेंस्ट कभी भी नहीं हूँ, जो भी ऑप्ट करना चाहते हैं आप ज़रूर जाएँ, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि नॉर्मल के लिए आपको बहुत सारा करेज चाहिए क्योंकि वो लेबर पेन शायद ज़्यादा पेनफुल होता है, मुझे ऐसा लगता है। चलो नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। बेबी प्रीमैच्योर होता है क्या अगर खुद से डेट चूज़ किया तो? डॉक्टर्स हमेशा लास्ट में डिलीवरी से पहले एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर सजेस्ट करते हैं जो कि मैंडेटरी होता है आपको कराना। अल्ट्रासाउंड के उस रिपोर्ट पे आपका डिलीवरी स्टेटस डिसाइड होता है। नेक्स्ट कमेंट है बेबी का वेट क्या था? बर्थ के टाइम मेरी बेबी का वेट था अराउंड 3 केजी। नेक्स्ट कमेंट है आपकी रिकवरी कब हुई? तो मेरी रिकवरी अराउंड 1 वीक में हो गई थी क्योंकि मैं प्रॉपर मेडिकेशन पे थी और मैं एक प्रॉपर डाइट भी फॉलो कर रही थी। मैंने स्ट्रिक्टली एक डाइट फॉलो किया था, उसकी वजह से शायद मेरी रिकवरी ज़्यादा जल्दी हो गई क्योंकि कमेंट में लोग मुझे बहुत बोल भी रहे हैं कि आप इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो? तो मैं अपनी बात करूँ तो विल पावर और डाइट मेरे लिए बहुत स्ट्रांगली काम किया इस फेज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइट प्लान क्या था? तो देखो डाइट प्लान मेरा ये था कि मैंने प्रोटीन बहुत अच्छे से लिया था, मैं घर का ही खाना खाती थी, मैंने फ्रूट्स बहुत खाए हैं और मैंने दूध भी बहुत पिया है। और मैंने पूरे प्रेगनेंसी में कैल्शियम और आयरन का टैबलेट पूरे 9 महीने खाए थे, तो शायद इस वजह से मेरी रिकवरी ज़्यादा जल्दी हो गई। और अब नेक्स्ट कमेंट है सी सेक्शन में मिल्क सप्लाई कैसा था और बेबी को आपने कब से फीड कराना शुरू किया? तो स्टार्टिंग में मेरा मिल्क सप्लाई भी अच्छा नहीं था। स्टार्टिंग के 2 दिन मैंने अपनी बेबी को बिल्कुल भी फीड नहीं कराया था, वो टाइम फॉर्मूला मिल्क पे ही थी, बट सेकंड डे के रात से मैंने लैच करना शुरू किया क्योंकि नर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर मैं लैच नहीं करूँगी तो मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मिल्क नहीं भी आता था तो भी मैं 15-15 मिनट का लैच करती थी हर 2 घंटे पे और लैच करने के बाद ही फॉर्मूला मिल्क नर्स देती थी मेरी बेबी को, सो दैट मेरी बेबी को फॉर्मूला मिल्क का आदत ना लगे। उसे लैच करने के बाद ही नर्स मेरी बेबी को फॉर्मूला मिल्क देती थी सो दैट वो लैच करना सीख जाए जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ। थर्ड डे के नाइट से बेबी ने लैच करना शुरू कर दिया था और मेरा मिल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ गया। नेक्स्ट सवाल ये है कि आपका बेबी फॉर्मूला मिल्क पे है या आपके फीड पे है? कि मैंने बताया कि सेकेंड डे से मैंने लैच करना शुरू कर दिया था, सो मेरे ऑपरेशन के थर्ड डे के नाइट से अभी तक मेरा बेबी कंप्लीटली मेरे फीड पे ही है। उसने तो फॉर्मूला लेना छोड़ ही दिया है, वो कंप्लीटली मुझ पे डिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट सवाल है कि आपका डिस्चार्ज कब हुआ हॉस्पिटल से? तो मेरा डिस्चार्ज हुआ था थर्ड डे पे। 14 फेब को मैं एडमिट हुई थी, 15 फुल डे में थी, 16 को मैं शाम में अराउंड 7 o'clock मेरा डिस्चार्ज हो गया था।
नेक्स्ट सवाल है कि नॉर्मल रूटीन आने में कितना टाइम लगा? अब देखो ये काफ़ी सब्जेक्टिव सवाल है, बहुत लोग का विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ लोगों का डाइट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ लोग खुद से चाहते हैं कि वो जल्दी रिकवर कर जाए। मेरा था कि मुझे अपना पूरा टाइम अपनी बेबी के साथ स्पेंड करना है, अगर मैं बेड पे लेटी रही तो मेरी बेबी को कोई और देखेगा, कोई और हैंडल करेगा, तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए था। मुझे था कि मेरी बेबी बस मेरे पास रहे, मैं उसका ध्यान रखूँ, मैं उसकी सारी ज़रूरतें पूरा करूँ, तो शायद ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था रिकवरी का, इसलिए शायद मैं जल्दी रिकवर कर गई। और अभी रिसेंटली मेरे रील्स पे एक और कमेंट आ रहा था कि आप नीचे पैर फोल्ड करके क्यों बैठ गए 6 दिन में? तो देखो मेरी डॉक्टर ने मुझे कुछ भी नहीं बोला डिस्चार्ज के टाइम, या फिर जब मैं रूटीन चेकअप में गई थी तब भी उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। उन्होंने मुझे बस एक चीज़ बोला था कि आपको 6 मंथ्स तक कुछ भी हेवी चीज़ नहीं उठाना है। जिस दिन मैं डिस्चार्ज हो रही थी उस दिन मुझे प्रॉपर एक एक्सरसाइज़ कराया गया था, अराउंड 8 स्टेप्स ऑफ एक्सरसाइज़, जो कि मैं आज भी करती हूँ। तो शायद उस एक्सरसाइज़ की वजह से मैं काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गई हूँ, काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ, और वो एक्सरसाइज़ मुझे काफ़ी हेल्प किया है रिकवरी में। तो एज़ सच मेरी डॉक्टर ने तो मुझे नहीं बोला कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मेरे माइंड में भी नहीं है, मेरे घरवाले भी मुझे कुछ नहीं बोलते। तो मैं सब कुछ धीरे-धीरे करती हूँ, प्रिकॉशंस बहुत अच्छे से लेती हूँ। आपको बस वीडियो में देख के लगता है कि मैं नीचे बैठ गई, बट नीचे बैठने में भी मुझे 5 मिनट लगे हैं और उठने में भी मुझे 5 मिनट लगे हैं, वो तो मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती। तो ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ एकदम अचानक से कर रही हूँ, मैं रोबोट हूँ, नहीं, मैं हर चीज़ को धीरे-धीरे ध्यान से कर रही हूँ। तो और मेरा हर दिन काफ़ी माइंडफुल रहता है, मुझसे रिलेटेड, मेरे फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड, मेरे डाइट से रिलेटेड, मेरे स्ट्रेच से रिलेटेड, तो शायद इसलिए मैं जल्दी एक्टिव हो गई हूँ। तो ये था मेरा छोटा-सा वीडियो सी सेक्शन से रिलेटेड। अगर मैं आप लोगों की थोड़ी-सी भी मदद कर पाई हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर अभी भी मैंने कोई भी कमेंट या कोई भी सवाल मिस कर दिया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उन सबका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके, बाय।